हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू विंग्स आईएएस। आज की सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू आपको सब्जेक्ट रिवाइज करवाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और साथ ही साथ जिन लोगों ने पीवाईक्यू नहीं किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी हमने इसमें डिस्कस कर दिए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो कर ही लें। टॉप 100 एमसीक्यू हमें करने हैं। अगर आप लोगों की हिम्मत रही तो 100 भी कर लेंगे, बट 50 तो एटलीस्ट करेंगे ही करेंगे। तो आप सभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पर आने वाले दिनों में सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और आज तो इकोनॉमी है, तो ये सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मकसद क्या है? सारे टॉपिक्स में कवर करना और पीवाईक्यू भी करना। तो लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है, तो आज हमारा मकसद आपको प्रैक्टिस कराना ही है। बाकी आप लोगों में से जिसको और भी प्रैक्टिस करनी है और भी एमसीक्यू चाहिए टॉपिक वाइज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 3000 प्लस एमसीक्यू का लिंक डाल दूंगा, वहां से इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी मंथन टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे, तकरीबन 20 सेक्शनल और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो ऑल जेएनके मॉक टेस्ट हमने अभी कंडक्ट करवाए हैं फॉर जेके। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के ऊपर सवाल है। सवाल क्या है? A simple majority of members and present and voting shall take every decision of council। कि सिंपल मेजोरिटी से सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल के लिए जाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 ये है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? The vote of the central government and state government shall weigh 1/3 of the total votes cast each। और पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहली बात तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सिंपल मेजोरिटी से नहीं बल्कि 3/4 मेजोरिटी से आपको डिसीजन पास होते हैं जीएसटी काउंसिल में। तो ये 3/4 मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी होता है 50%, है ना, और प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी 1/3 वोट है। तो 1/3 हो गया तो 2/3 ही हो गया, बाकी 1/3 कहां गया? तो एक्चुअली स्टेट्स का वेटेज, जो कंबाइंड स्टेट्स का वेटेज है वो 2/3 होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेटेज होता है वो 1/3 होता है। इसका मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, और पूछा इनने करेक्ट था, दोनों ही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। तो अब पहले सवाल का आंसर क्या आ गया? डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना है या नहीं सुना है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में ये स्टेटमेंट कंसिडर करिए और फिर बताइए कि करेक्ट कौन सी इन दोनों स्टेटमेंट से। अगेन करेक्ट देखना, हमने ये जरूर देख लेना चाहिए कि ये करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो हम ये नजर रखेंगे बार बार कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। कुछ इनकरेक्ट भी आएंगे इस सीरीज में। Inverted duty structure is where the import duty on finished goods is low compared to import duty on raw materials used in the producing such finished goods। कह रहा है कि inverted duty structure का मतलब है कि अगर आप finished goods को import कर रहे हो तो उस पर कम टैक्स लग रहा है, लेकिन उन्हीं गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उन पे ज्यादा टैक्स है। इससे होगा क्या कि फिनिश्ड गुड्स की सेल बढ़ेगी और उसी प्रोडक्ट को इंडिया में बनाने की इंसेंटिवाइजेशन रहेगी नहीं। लोग बोलेंगे फिनिश्ड गुड सस्ता मिल रहा है, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, और फिर हम जब प्रोड्यूस करेंगे, अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे तो महंगा बन जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट है और ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। इट एनकरेजेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बाय मेकिंग इट मोर कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट द इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। बोल रहा है कि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को उजागर करता है, बढ़ावा देता है। अब मुझे बताओ आप कि अगर फिनिश्ड गुड सस्ता पड़ रहा है और रॉ मटेरियल पे ज्यादा टैक्स और वो यहां लाके महंगा पड़ रहा है, तो वो फिनिश्ड गुड बनाने के लिए इंसेंटिवाइज करेगा, यानी मैन्युफैक्चर के लिए इंसेंटिवाइज करेगा कि नहीं? नहीं, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड गुड सस्ता पड़ रहा है। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नुकसान पहुंचाता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट डिस्करेजेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, 1 ओनली। ठीक है, आसान है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जब आप बात करते हो इंटरनेशनल ट्रेड की, वहां पर ये टर्म यूज होती है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। और ये 2023 के पेपर में केएस में आया हुआ है सवाल। The only countries that grant GSP are USA, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। जब भी आप देखें, जब भी वर्ड यूज किए होंगे एब्सोल्युटली, ओनली, ऑल, तो ये जनरली स्पीकिंग 90% ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं। जो ओनली, एवरी, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, ये जो वर्ड होते हैं ये जनरली स्पीकिंग 90% ऑफ द केस में रॉन्ग होते हैं। हमेशा ट्रू नहीं होता, बट 90% केसेस में ये स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं क्योंकि लिमिट कर देते हैं स्टेटमेंट को। तो
पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के लिए और पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, द ओनली कंट्रीज दैट ग्रांट जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस आर यूएसए, यूरोपियन यूनियन, रशिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनके अलावा भी काफी सारी कंट्रीज है, जापान वगैरह, जो ये ऑफर करती है। The objective of GSP was to give development support to poor countries by promoting exports from them into developed nations. ये बात सही है कि इसका पर्पस क्या था कि पुअर कंट्री से एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, पुअर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे कम टैक्स लगाओ, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो ताकि उनका भी जीडीपी वगैरह बढ़े। सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस एंड जीएसपी आर सिमिलर इन टैरिफ स्ट्रक्चर वेदर इट इज अ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। ये रॉन्ग है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो मिलता है किसी भी देश को, ये स्टेटस हम अलॉट करते हैं। कैसे? जिस देश के साथ हम ट्रेड कर रहे होते हैं हम उसको स्टेटस देते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का या फिर जीएसपी का। ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है। इन्होंने बोला सेम है, तो फर्स्ट भी रॉन्ग है। अगर मैं वैसे भी देखूं, अगर मुझे सिर्फ पहला स्टेटमेंट पता हो तो मैं फर्स्ट को एलिमिनेट करूं, फर्स्ट यहां पर भी है, यहां पर भी, और यहां पर भी, क्या रह जाएगा? सिर्फ टू ओनली। तो करेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, टू ओनली। ठीक है जी, पीवाईक्यू है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो आज हमारे साथ आप यहाँ पूरे पीवाईक्यू कर देंगे, और जो बाकी लेक्चर सीरीज हैं ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, उसमें भी हम कोशिश करेंगे सारे पीवाईक्यू करवाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कह रहे कि एक फंड बनाया गया, इसका नाम है पीआईडीएफ। अगेन पीवाईक्यू है 2023 का ही। तो कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेटअप अप PIDF to encourage the adoption and development of point of sale devices। जो वो स्वाइपिंग डिवाइसेस होती है ना, कार्ड इंसर्ट करके दुकान पे पे करते हैं, उसको POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। तो कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप किया है ये। हालांकि आप ध्यान में रखो कि जो भी बैंकिंग या पेमेंट सिस्टम के रिलेटेड चीजें हैं वो जनरली स्पीकिंग आरबीआई बनाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेटअप नहीं किया। ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। द PIDF विल बी गवर्न थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल एंड मैनेज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आरबीआई। ये सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? The fund has been created to encourage the adoption of POS system by businesses in all states including northeastern states। तो ये सही, this is also correct। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। सेकंड और थर्ड सही है। पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? 2 और 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। और अगर आपको पहला कंफर्म हो जाए कि गलत है, तब भी आप बिना बाकी पढ़े भी निकाल सकते थे कि 1B 1 3 ऑप्शन में है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, रहेगा बी एंड बी, सिर्फ 2 और 3 ओनली। लेकिन अब ऐसे ऑप्शन आना कम हो गए हैं, आते हैं बट कम हो गए हैं, इसीलिए बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेने चाहिए। अगर आपको कितना भी कंफर्म हो कि मैंने एलिमिनेट कर दिया है, बाकी स्टेटमेंट को पढ़े बगैर आंसर मार्क नहीं करिए। वो जरूरी है स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर गलत हो जाए तो बाकी फिर तो वो तो ब्लंडर है ना। बाकी तो इंसान कहीं के बाद 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाता है, कहीं पर कंफ्यूजन होता है, तो वो शायद गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बट आपको जो कंफर्म अच्छा आता है उसको बहुत ध्यान, सोच समझ के, टाइम दे के मार्क करिए। Next question. Consider the following statement regarding GIFT City. GIFT City is India's first international financial services center, IFSC, under Special Economic Zone Act 2005। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, this provides world class financial services only to non-residents। देखा, अगेन ओनली आया, to the extent permissible under the current regulations। Number 3, GIFT is planned as a greenfield business district to be located between Gandhinagar and Ahmedabad to cater to financial services। अब देखिए, अगेन करेक्ट पूछा हुआ है, तो जब ओनली की बात आई, अगेन ओनली होने की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए सिर्फ नहीं है। तो 2 तो रॉन्ग है, तो अब हमारे पास क्या बच गया? 2 रॉन्ग है, 2 कर गया, 1 ओनली एंड 1 एंड 3 ओनली। तो इसका आंसर है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यस इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सिटी, एंड थर्ड, यस गिफ्ट इज प्लान्ड एज ग्रीनफील्ड बिजनेस बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, 1 एंड 3 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीआई। आपको दिख पा रहा है? यस। यूपीआई के बारे में ये स्टेटमेंट कंसीडर किए जाए। द यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम विद ट्रांसफर लिमिट ऑफ 1 लाख पर ट्रांजेक्शन। ये बात सही है। कई जगह पर इस ट्रांजेक्शन को एक्सटेंड भी किया गया है, कॉलेजेस के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए, वहां पर 5 लाख भी दे सकते हैं, बट इन जनरल 1 लाख है। इन एडिशन टू करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, कस्टमर्स कैन लिंक देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट टू यूपीआई 2.0। ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है कि जब आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको दी जाती है, जितना आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी हो उससे ज्यादा निकालने की दी जाती है, उसको सीसी अकाउंट भी कहते हैं। तो ये 2.0 जो नया यूपीआई आया है उसके तहत बोल रहा है कि ये भी सही है।
तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, हमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो वो हम देख रहे हैं। कस्टमर्स कैन प्री ऑथराइज अ ट्रांजैक्शन एंड पे एट अ लेटर डेट इन यूपीआई 2.0, ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई, एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एनपीसीआई के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इसमें सवाल आते हैं। अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई, कस्टमर कैन चेक द इनवॉइस द मर्चेंट सेंड बिफोर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट देखने से पहले ही आप उस मर्चेंट की इनवॉइस भी चेक कर सकते हो 2.0 में, यूपीआई 2.0 में। तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पूछा है हमें कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन से हैं, तो ऑप्शंस क्या है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। ये स्टाइल यूपीएससी ने अडॉप्ट किया था 2022 या 23 में, केएस ने इसको अडॉप्ट किया, अब कम आ रहा है बट आ रहा है इसमें भी। और हमारी टेस्ट सीरीज में हमने ऐसे ही सवाल रखे थे, ऐसे स्टेटमेंट काफी रखे थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, यार उन लोगों को रिफंड किया जाए जिनको टैक्स लगे थे एक्सपोर्टेड गुड्स पे। तो पहला क्या ऑप्शन है, RoDTEP is WTO compliant scheme that replaced the merchandise export from India scheme। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये वो स्कीम है जिसने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम को रिप्लेस किया, ये बात सही है। दिस स्कीम reimburses currently unrefunded central, state and local taxes and duties the, ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो दोनों ही करेक्ट है। अगेन ये सवाल भी पीवाईक्यू है, तो आंसर हो जाएगा बी, सी, बोथ 1 and 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements। If the fiscal deficit ratio is too high, it leads to higher rates of interest for borrowings of private entrepreneurs and businesses। कह रहे हैं कि अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाए, फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब ये कंसेप्ट समझाना ऐसा डिफिकल्ट है, वरना 50 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वरना मैं डिस्कस करता जरूर। तो कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट जो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस के लिए पैसा कम बच रहा है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने मैक्सिमम खर्चे बोरोइंग से कर रही है। बोरोइंग से का मतलब हो जाएगा कि आप प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करने के लिए पैसा मार्केट में छोड़ ही नहीं रहे हो। तो बात बिल्कुल सही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग के लिए हायर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। दूसरी, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल पॉलिसी टॉपिक में पढ़ते हैं आप ये, 2003 सजेस्ट ब्रिंगिंग द फिस्कल डेफिसिट डाउन टू अबाउट 3% और -2% ऑफ द जीडीपी। तो 3% तो सही है और -2% ऑफ जीडीपी का कोई लॉजिक नहीं है, 3% सही होता। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आंसर क्या आएगा बताइए, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ए। ठीक है जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। आपने डीसिब पढ़ा होगा जरूर, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, वैसे ही डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स भी एक टैग है। ये वो इंश्योरेंस कंपनी है विच आर टू बिग टू फेल, यानी जिनको फेल नहीं होने दिया जा सकता, क्योंकि इनका इतना बड़ा कस्टमर बेस है, अगर ये फेल हो गए तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो आरबीआई नॉमिनेट्स एंड सर्टेन इंश्योरेंस एज डीएसआईआईस। अब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है इंश्योरेंस का, तो आपको पता होगा आरबीआई सिर्फ बैंकिंग के साथ डील करता है, इंश्योरेंस के साथ डील करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये IRDAI जो है वो डील करता है DSII से, ना कि आरबीआई। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। करेंटली LIC, GIC एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है have been designated as DSIIs। ये सही है, बिल्कुल सही है। DSII have been perceived as insurers that are too big to fail। सी ऑप्शन बता दिया मैंने आपको। तो पहला गलत है, पहले को एलिमिनेट कर लोगे, रह जाएगा 3 ओनली एंड 2 and 3 ओनली, बट दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अभी तक सही जा रहा है सब, बढ़िया। हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई-रूपी। ई-रूपी सुना होगा आपने, ई-रूपी इज अ वाउचर टू फैसिलिटेट कैशलेस पेमेंट्स, बिल्कुल सही है, क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई से अलग है, तो वन स्टेटमेंट तो करेक्ट है। In some special circumstances, the e-rupee can be permitted to cash out or cash back on redemption। कैश का इसमें लॉजिक नहीं है। NPCI Corporation of India has voted banks that will be issuing authority for e-rupee vouchers। तो ये 3 स्टेटमेंट है, पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, इसमें कैश नहीं निकाला जा सकता, ये ऑनलाइन पेमेंट ही है, कैशलेस बनाने के लिए बनाया गया है। जैसे कि अगर यूपीआई भी आप करोगे तो एज सच यूपीआई का मकसद ही जब आपके पास कैश नहीं तो आप यूपीआई से पे करो,
तो इसमें कैश बैक नहीं मिलता। तो फर्स्ट सही है, 2 गलत है, थर्ड सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टी, 1 एंड 3 ओनली। करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। वेरी गुड, आप जुड़े हुए हो। अभी तक 15 मिनट हो गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको 50 क्वेश्चन को जल्द से जल्द खत्म करने की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये आरबीआई की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, सवाल आ भी चुका है 2022 के केएस में। इट इज अ फैसिलिटी फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई। पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो मैं करेक्ट के हिसाब से बोलता हूं आपको कि पहला करेक्ट है। वेज एंड मीन्स एडवांस आरबीआई से बोरो करने के लिए बनाया गया है, लेकिन किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और किसी के लिए नहीं। बैंक्स वगैरह तो रेपो रेट से देते हैं या फिर मार्जिनल सेलिंग फैसिलिटी से। These borrowings are meant purely to help to tide over long-term mismatches in cash flows of their receipts and expenditure। कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म जो मिसमैच होता है रिसीट में और उनके एक्सपेंडिचर्स में, उसके लिए बनाया गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड है द इंटरेस्ट रेट ऑन WMA वेज एंड मीन्स एडवांस इज रेपो रेट ऑफ द आरबीआई। तो ये भी सही है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जितना लिमिटेड टाइम पीरियड के उनको पैसा दिया गया है और उस टाइम पीरियड में नहीं वापस देते, तब उनको रेपो रेट से 2% ऊपर लगता है। तो लेकिन एज सच स्टेटमेंट सही है कि रेपो रेट पे मिलता है। अगर लिखा होता ओनली, ऑलवेज, तभी गलत हो जाता। मैंने लिखा कि यहाँ इंटरेस्ट रेट WMA को रेपो रेट पे मिलता है, बिल्कुल सही। अगर लिखा होता इट इज ऑलवेज गिवन ऑन रेपो रेट, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि उस केस में एक सिचुएशन ऐसी जरूर है जिसमें 2% ज्यादा लगता है इन पे, जब ये अपने टाइम फ्रेम में पैसा वापस नहीं करते तब। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। तो सी, 3 एंड 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपने मुझे लगता है शायद किया हो पीवाईक्यू में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true with respect to Indian economy। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हमें बताइए इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पूछा क्या है? करेक्ट। डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग मनी ऑफ इट्स लीगल टेंडर स्टेटस। आप सब जानते हैं जब आप डिमोनेटाइज करते हैं तो आप कहते हैं कि अब से, जैसे कि आई गेस 8 नवंबर 2016 जब अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट भी आए थे, उसमें ये बोला गया था कि 500,000 रुपए के नोट 8 नवंबर 2016 से अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब वही होता है। तो ए इज करेक्ट। सेकंड इज एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द मनी मल्टीप्लिकेशन द मार्केट। कह रहे हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट एक कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हम अपने बैचेस में पढ़ाते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है 1 बाय रिवर्स रिजर्व रेशियो जो भी होता है। तो मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो कम है तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा है, अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम है। तो कह रहा है कि इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर। तो उल्टा है, ये गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हेयर कट रिफ्लेक्ट्स द बोरोवर्स परसेप्शन। हेयर कट एक स्टेटमेंट है, एक वर्ड है जो यूज किया जाता है इकोनॉमी में कि भाई इसको कहते हैं बोरोवर्स परसेप्शन ऑफ रिस्क ऑफ फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कहते हैं जब बोरोवर को, जिसने पैसा दिया होता है, उसको लगता है कि मेरे एसेट की वैल्यू फॉल करेगी, उसको हेयर कट कहते हैं। हालांकि ये लेंडर्स पर्सपेक्टिव होता है, लेंडर्स परसेप्शन होता है। तो अगर यहाँ लेंडर लिखा हो तो स्टेटमेंट सही हो जाता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओनली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये वर्ड भी आपने सुना होगा, पीवाईक्यू के सवाल है ये, ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? It aims to monitor the operation of weaker banks more closely to encourage them to conserve capital and avoid risks। कह रहा है कि इसमें ये क्या करता है, ये वीकर बैंक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है ताकि वो अपने कैपिटल को कंजर्व करें और रिस्क अवॉइड करें। अब देखो यहां सवाल पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से, इनकरेक्ट बताओ। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब ये आंसर में नहीं है, क्योंकि पूछा इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। It imposes certain restrictions on dividend distribution and expansion of branches by the banks that are financially weak। जो वीक बैंक है, जिनका काफी बुरा हाल चल रहा है, लॉसेस में जा रहे हैं, तो उनके लिए बनाया गया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन,
ताकि बैंक को बचाया जा सके, उनको फिजूल खर्ची से प्रिवेंट किया जा सके। इस तरीके से आरबीआई इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को हेल्दी रखने की कोशिश करता है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उन बैंक्स के लिए है जो वीक हैं, जो लॉस में जा रहे हैं, उनको बैंक्स अननेसेसरी खर्चे करने से प्रिवेंट करता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन पूछा था इनकरेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट तो कोई नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, नाइदर वन नॉर टू आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने कहा था एनपीसीआई पे सवाल आते हैं, ये भी एक पीवाईक्यू ही है। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सही है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है वो सेक्शन 8 के अंदर ही रजिस्टर होती है। It is set up to provide infrastructure to entire banking system in India for physical as well as electronic payment and settlement system. ये भी सही है। And national financial switch and check truncation system are flagship products of NPCI. तो जो आप चेक देते हो जब, तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है? वो वेरिफिकेशन ऐसे ही होती है कि मुझे लगता है कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं है मुझे लग रहा है, ये तो सारा ही रहा है। ठीक है ठीक है, तो गलत लग रहा था। तो जो चेक आप सबमिट करवाते थे, तो आप कहते थे कि हमारा चेक वेरीफाई कैसे होगा? एसबीआई का चेक लगाया जेके बैंक में, तो फिर आप बोलते थे कि यार ये कैसे वेरीफाई होगा? तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम से वेरीफाई होता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर आ जाएगा डी। डी, ये सारा का सारा एनपीसीआई के बारे में बिल्कुल सही है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, फिजिकल एज वेल एज डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम क्रिएट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है। नंबर 3, जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है, ये भी एनपीसीआई का ही बनाया हुआ है। डी इज करेक्ट आंसर। With reference to open network digital commerce, consider the following. कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी नाम से एक चीज आई थी, जिससे गवर्नमेंट चाह रही थी कि उस प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली टूटे ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स जो हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करते हैं, वॉलमार्ट वगैरह से, उसके रिलेटेड है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई है ही नहीं, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अंडर पीएमओ आता है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया सीधे सीधे। हाँ, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज है, वो अलग चीज हो गई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही रहता है, तो कोई मिनिस्टर नहीं होता। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो भी कोई मिनिस्ट्री में नहीं जाता और पीएम के अंडर ही रहता है। फिर स्पेस रिसर्च हो गया, वो भी पीएम के अंडर ही रहता है, उसकी कोई किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं जाता, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, कंट्री के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, इसलिए वो कभी पीएमओ के बाहर नहीं जाता, पीएम के पास ही रहता। इट इज अ ग्लोबली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव दैट एम्स टू डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स। कह रहे डिजिटल कॉमर्स में जो मोनोपोली बन चुकी है अमेजॉन की, तो इनको डेमोक्रेटाइज कर रहा है, ताकि उसके अपोजिट भी एक ओएनडीसी, एक नेटवर्क क्रिएट हो। तो जब आम इंसान अमेजॉन पे ज्यादा कमीशन नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए एक और ऑप्शन हो जिससे वो ऑनलाइन सेल कर पाए अपनी चीजों। फिर इट इज मॉडल्ड अराउंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोजेक्ट। ये यूपीआई की तरह बनाया गया है, उस पर्पज के लिए बनाया गया है। तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो आंसर आ जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट। टाइम के साथ साथ मैं देख रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, फिर आप लोग थोड़ा थक जाओगे। हाँ, ये सवाल अच्छा है शेयर मार्केट के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द शेयर मार्केट ऑपरेशंस? शेयर मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बताइए, इनमें से क्या क्या सही है? वेयर इज अ पर्सन हु स्पेक्युलेट्स प्राइसेस टू फॉल इन फ्यूचर एंड सो सेल्स हिज शेयर एंड अर्न्स द प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा इंसान जो बोल रहा है कि यार शेयर गिरने वाला है, प्राइस में बेच देता हूँ, मतलब थोड़ा पैसिमिस्टिक है वो, उसको बेयर बोलते हैं, या फिर मार्केट को बेयरिश बोलते हैं। Bull is a person who speculates share price to go up in future, so either stop selling shares, selected shares for a time period. तो ये सोचता है कि यार प्राइस बढ़ने वाले, तो ये सेल नहीं करता, शेयर को बचा के रखता है। अब बुल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर इन अ स्टॉक मार्केट। जब हमने अभी बोल दिया कि ये स्टॉप नहीं, ये स्टॉप कर देता है सेल करना, तो ये बढ़ाएगा कैसे? तो कम करेगा। अब बेयर क्रिएट्स स्कार्सिटी ऑफ शेयर। इनफैक्ट बेयर शेयर्स को बढ़ा देता है मार्केट में, क्योंकि सेल करता है ना, मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो 1 and 2 तो सही है, 3 और 4 उल्टा है। अगर बुल की जो चीज लिखी है वो बेयर में लिखी होती है, जो बेयर की चीज है बुल में लिखी होती है, तो सही हो जाता। तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली। अगर इसका
एग्जाम इस क्वेश्चन की सेटिंग सही होती तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 भी होना चाहिए था, वो कंफ्यूज कर देता लोग। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. GDP evaluated at current prices is not the right metric to compare GDP figures of different countries. कह रहा है कि जो हम नॉमिनल जीडीपी क्रिएट करते हैं करंट मार्केट प्राइसेस पे, वो सही तरीका नहीं है जीडीपी को कंपेयर करने का। बात सही है, बेशक कंपैरिजन तो नॉमिनल जीडीपी से ही होता है, लेकिन एक्चुअली वो सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्री में इन्फ्लेशन अलग अलग होती है और हमें रियल जीडीपी यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस आइडिया देता है इन्फ्लेशन का, इसीलिए सही तरीका नहीं है। किसी कंट्री में 2% इन्फ्लेशन है, कहीं पर 6 है, कहीं पर 5 है, तो जो हमारे जीडीपी की वैल्यू है वो इन्फ्लेटेड हो जाती है। हम ऐसा बोल सकते हैं पिछली बार जीडीपी 100 रुपए था, इस बार 110 रुपए। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनी है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ गई है, सिर्फ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी नहीं। तो हमें नहीं पता जीडीपी नॉमिनल में कि जब तक हम कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करते पिछले साल से और हम उसमें रियल जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते, तब तक हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल माने में भी बढ़ी है प्राइसेस की नहीं, सॉरी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वन इज करेक्ट, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन सच अ वे दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड एज अ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस। सेकंड गलत है, ये जो बोल रहा है कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस वो रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, तो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखते हैं पूछा क्या है इसने, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी है, इफ द रियल जीडीपी चेंजेस वी कैन बी श्योर दैट इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज अंडरगोइंग चेंज। बिल्कुल सही है, अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो बता सकता है कि यार वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हुई है, ज्यादा हुई। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा इधर। मैं आपको ऑप्शन पढ़ने का टाइम दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, आप देखते रहिए, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो ऑप्शन पढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं आंसर दे दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ वुड नेसेसरली लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं डेफिनेट बात कौन सी हो जाएगी अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई तो? रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। अगर आपने वो कर पड़ी है कुजनेट कर, तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा ट्रू नहीं है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी कोई गारंटी नहीं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो इनइक्वालिटी भी बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, डेफिनेटली इंक्रीज नहीं करेगा। रिडक्शन इन पॉवर्टी भी कोई श्योर शॉर्ट नहीं है, क्योंकि जब इनइक्वालिटी नहीं घट रही तो जरूरी थोड़ा कि पॉवर्टी भी घटे। तीसरी बात आती है रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इन तीनों में से कोई जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है तो इन तीनों में से कोई भी चेंज होगा, बढ़ भी सकता है उल्टा। इसको कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पूछ रहा है करेक्ट कौन से है, नन ऑफ द अबव करेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो कवर नहीं किया जाता, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कवर किया जाता है, तो पहला तो रॉन्ग है। द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी आर ओनली रिलीज्ड एनुअली बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखो फिर से वर्ड यूज किया ओनली, तो सिर्फ एनुअली नहीं, यानी ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ रिलीज नहीं होता, क्वार्टर का भी होता है, तो सेकंड भी गलत हो गया। If gross domestic product of country is growing, it must be experiencing expansion of share of manufacturing vis-a-vis other sector. तो देखो only, must, definitely, absolutely गलत स्टेटमेंट हो, तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो आंसर आ जाएगा, पूछा क्या है, करेक्ट क्या है, तो करेक्ट तो कोई नहीं है, तो डी आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, बेसिकली जब वीडियो लंबी होती है तो फिर आप लोगों को बोरिंग लगती है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ना तो मैं ज्यादा फास्ट जाऊं ना तो ज्यादा स्लो जाऊं, ताकि जल्दी जल्दी आपके 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाएं। Which of the following items are included or excluded from gross national product measurement? कह रहा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजरमेंट में क्या क्या नहीं कैलकुलेट किया जाता। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ यूज्ड सेकंड हैंड गुड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। आपने चीज खरीदी फिर आपने किसी और को दे दी, बेच दी या गिफ्ट दे दी, ये इंक्लूड नहीं होता, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी जीडीपी में। ट्रांसफर ऑफ, सॉरी पहला मैंने पढ़ा नहीं, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। ट्रांसफर पेमेंट होता है वो पेमेंट जिसके बदले में ना तो कोई गुड लिया जाए ना तो कोई सर्विस ली जाए, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, सब्सिडी हो गया, पेंशन हो गया, तो ये भी कैलकुलेट नहीं होता जीडीपी में या जीएनपी में फॉर दैट मैटर। इलीगल एक्टिविटीज डन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। अब कोई ड्रग बेच रहा है, वेपन बेच रहा है, गोली बारूद बेच रहा है, वो तो पता ही नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी कैलकुलेट नहीं होता। इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स इज मोटर व्हीकल इन यूरोप, तो ये भी कैलकुलेट नहीं होता। Select the correct answer using
द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो चारों ही 1 2 3 4 कोई भी सारे ही एक्सक्लूड किए जाते हैं, मतलब पूछ रहे हैं ना एक्सक्लूडेड, तभी एक्सक्लूड होते हैं इससे। तो हो गया 1 2 3 एंड 4 सारा ही एक्सक्लूडेड है, इसमें कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं जाती, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to national net national product NNP, examine the following statement. NNP is market value of nations goods and services GNP minus depreciation। अब अगर फॉर्मूला लिखेंगे आप GNP माइनस डेप्रिसिएशन तो बन जाएगा NNP, तो बिल्कुल सही है। इट इज ऑलवेज लोअर देन NDP, जरूरी नहीं है, तो सेकेंड, इट इज ऑलवेज लोअर देन NDP। NNP क्या हमेशा लोअर होगी NDP से? कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। NNP इज एक्सप्रेस्ड इन द करेंसी ऑफ नेशन इट रिप्रेजेंट, ये सही है। NNP को डॉलर में नहीं बल्कि रुपी में, इंडिया में रुपी में बोला जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो करेक्ट पूछा है, क्या आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 3 ओनली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। Which of the following concepts are used to find the value by which the cost of good has risen from its cost in the base year? कह रहा है कोई चीज है, मान लो 2011 में वो 10 रुपए की मिलती थी, तो अब करंट ईयर में उसकी प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, ये कैसे पता करें? तो कौन सा इसमें मेजर है इन चार ऑप्शन में से जो हमें हेल्प करता है किसी प्रीवियस ईयर की प्राइस कंपेयर करने से, आज से कि 2011 में अगर इतने का मिल रहा था तो आज कितने का मिल रहा है? जीडीपी डिफ्लेटर, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका आंसर है जीडीपी डिफ्लेटर। कैसे? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ये है नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो ये बताता है कितने गुना प्राइस बढ़ा है। तो रियल जीडीपी आप जानते हैं, इट विल बी कैलकुलेटेड एट द प्राइसेस ऑफ 2011-12, और नॉमिनल जीडीपी तो करंट ईयर के प्राइसेस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो पता चलता है कितना इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। अच्छा कंसेप्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कंफ्यूज मत करना। सर्कुलर इकोनॉमी अभी नीति आयोग का एक रिसर्च पेपर आया था, उसमें भी इन्होंने मेंशन किया है। An economic system aimed at eliminating waste and the continual use of resources. It is similar to closed economy where capital keeps on circulating within the same economy. यहां पर कंफ्यूज करेगा ये बी वाला पार्ट, क्योंकि अगर आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा होगा, हाउस होल्ड से बिजनेसेस, बिजनेसेस से बैंक, बैंक से वो घूमता रहता है आपस में। वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एनसीईआरटी में भी बनाया हुआ है, 2 मॉडल सिस्टम, 3 मॉडल सिस्टम, 4 मॉडल सिस्टम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाते हैं। तो वो नहीं है ये। इट सिग्निफाइज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल 4 स्टेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। ये भी गलत है। एन इकोनॉमी assumed to exogenous that is independent of the national income, ये भी गलत है। सही इसका आंसर है ए, शायद आपने नहीं पढ़ा हो। इसका मतलब ये होता है ऐसी इकोनॉमी जो रिसोर्सेज को वेस्ट किए बगैर उनको रीप्रोसेस करके, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस करके दोबारा यूज में ला रही है, ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। एन इकोनॉमी सिस्टम एम्ड एट एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड द कंटिन्यूअल यूज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्ट को एलिमिनेट करो, वेस्ट करो ही मत, उसी वेस्ट को रिप्रोसेस करो, रीयूज। बहुत बढ़िया। The following indicators is not used in the calculation of human development index। इसमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूज नहीं किया जाता? ग्रॉस नेशनल इनकम बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सपेक्टेड मीन एज ऑफ स्लो सोल्यूशन। तो एक्चुअली इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट नहीं देखा जाता इसमें, बाकी सब होता है। तो नॉट यूज के बारे में पूछा है तो क्या आएगा? ए के ऑप्शन बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने ऊपर से देखा होगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to incremental capital output ratio, 34 मिनट हो गए हैं। with reference to incremental आईकॉर बोलते हैं इसको, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कितना कैपिटल लगाएंगे और कितना ज्यादा आउटपुट निकलेगा। जितना कम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कम पैसे पे ज्यादा आउटपुट हो रहा है, जितना ज्यादा आईकॉर है तो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, कम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड द रिजल्टेंट राइजिंग जीडीपी। तो सही है, कितना पैसा लग रहा है मार्केट में और जीडीपी कितना बढ़ रहा है।
A higher value of ICOR indicates a more efficient product production process. Higher ICOR गलत होता है, ज्यादा पैसे लगा कि कम आउटपुट हो रहा है तो गलत है, तो इसका होना चाहिए था लोअर वैल्यू ऑफ ICOR indicates a more efficient production system. So 2 is wrong, 1 is right. अगला कोई ऑप्शन है? हाँ, delay in completion of infrastructure products can lead to a rise in ICOR. कह रहा है कि अगर infrastructure products डिले हो रहे हैं तो उसका मतलब है हमारा ICOR ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा पैसा लगा कम काम हुआ। क्योंकि पहले अगर मान लो 10 करोड़ में एक ब्रिज बनना था, उसका पैसा अलॉट हो गया, ब्रिज आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, 3-4 साल लग गए, अब उस जो 10 करोड़ का एस्टिमेट लगाया था वो उस साल के एस्टिमेट से लगाया था। मान लो 2021 में आपको एक ब्रिज बनाना था, 10 करोड़ उस टाइम के प्राइसेस के हिसाब से हुआ था। अब इन्फ्लेशन हो गई, प्राइसेस बढ़ गई, 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ का बन रहा है ब्रिज, अगर डिले किया आपने तो, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगी, लेबर बढ़ जाएगा, बिजली का कॉस्ट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसकी वजह से डिले जो है वो ICOR बढ़ा देता है एक नेशन का। तो ये भी सही है, तो 1 सही है, 2 गलत है, 3rd सही है, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, which of the following can be considered as symptoms of depression in the economy? डिप्रेशन वो नहीं जो आपको हो गया पढ़ते पढ़ते, बल्कि वो डिप्रेशन जो रिसेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है। तो क्या मतलब है डिप्रेशन का? The employment avenue start to shrink, forcing the unemployment rate to grow fast. बिल्कुल सही है, जैसे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1928 था कि 29 था अमेरिका में। An extremely low aggregate demand in the economy causes activities to, जब लोगों के पास जॉब ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो क्या की डिमांड करेंगे? अगर हम डिमांड पड़ा है तो यू नो इट इज दी एबिलिटी एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए कुछ खरीदने की, तो एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो और इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में 10% से जीडीपी डिक्रीज हो गया, या फिर 2 साल तक लगातार रिसेशन रहा, उसको भी कई किताबें कहती हैं कि उसको भी डिप्रेशन कह सकते हैं। तो 26 का आंसर है। पूछा है करेक्ट क्या है, दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन क्या हो गया? इन कंटेस्ट ऑफ के शेप रिकवरी कर्व कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। के शेप रिकवरी कर्व के बारे में ये बताइए। इट अकर्स आफ्टर रिसेशन फॉलोइंग यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल। कह रहे हैं कि जब रिसेशन होता है तो ये फॉलोइंग यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस सेक्टर्स, कह रहे हैं जब रिसेशन हो और फिर रिकवरी का फेज आए तो सब जगह यूनिफॉर्म रिकवरी हो रही होती है, तो वो गलत है। के शेप बनती ही है ऐसी कुछ कि अलग अलग, अगर हम बात करें ये है जीडीपी और ये है, सॉरी ये जीडीपी है और ये टाइम है। के शेप रिकवरी कुछ ऐसे बनती है, एग्रीकल्चर ये प्राइमरी सेक्टर कहीं और जा रहा है, सेकेंडरी कहीं और जा रहा है, टर्शियरी कहीं और जा रहा है, तो एक के जैसी बनती है। तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग ग्रोथ रेट होती है, तभी उसको के शेप कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछ क्या रहा है? करेक्ट। एंड सेकंड बोल रहा है के शेप रिकवरी इंडिया रिफ्लेक्ट्स द अपर इनकम हाउसहोल्ड्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हायर सेविंग्स। कह रहा है कि जो अपर हाउसहोल्ड वाले हैं उन्होंने कोविड में भी कमाया, और जो लोअर हाउसहोल्ड वाले में हैं उन्होंने कोविड में बहुत गवाया, नॉर्मल से भी ज्यादा। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ लर्निंग पॉवर्टी। लर्निंग पॉवर्टी क्या होता है? देखो पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट भी आपके सिलेबस में है। ये कह रहा है कि लर्निंग पॉवर्टी क्या होता है। भाई वर्ल्ड बैंक कुछ बताता है कि लर्निंग पॉवर्टी कोई बला है, तो कौन सी बला है? Percentage of youth aged 18 and above who cannot read and write a simple text. Percentage of children aged 8 and above who are not enrolled in any kind of school education. Percentage of 10-year-old children who cannot read and understand a simple text. And percentage of 12-year-old children who cannot read and write a simple text. तो एक्चुअली ये जो एज लिमिट है वो 10-year-old की है। तो जब 10 साल का बच्चा, परसेंटेज निकाली जाएगी कितने परसेंट बच्चे 10 साल के हैं जो ना तो रीड कर सकते हैं और ना ही कोई सिंपल टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, पता होना चाहिए आपको। तो आंसर इज सी। द टर्म असीम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। असीम पोर्टल होता है, बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल है, तो वो किसके रिलेटेड है? ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो हम जानते हैं कि ये कोई एक पोर्टल असीम तो नहीं, बड़े सारे ई गवर्नेंस पोर्टल्स हैं। एंड ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स by MSME, micro, small and medium enterprises. Online platform for procurement of defense equipment, and D, a digital portal to map skills of workers and with jobs. तो ये असीम पोर्टल जो है ये जॉब्स के स्किल्स के रिलेटेड है।
तो असीम पोर्टल इज फॉर अ डिजिटल पोर्टल टू मैप स्किल्स ऑफ वर्कर्स इन जॉब्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक आपको ये एग्जाम क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आप कितना स्कोर कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में डालते रहना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विद रेफरेंस टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग। कह रहा है जीडीपी के रिलेटेड ये फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करें। द राइजिंग जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज अ डेफिनेट साइन ऑफ इंक्रीजिंग वेलफेयर स्टेट। डेफिनेट, अगेन ये वर्ड आया, मैंने कहा था जहां डेफिनेट आए, ऑलवेज आए, ओनली आए, उसमें ये जनरली गलती होते हैं। तो राइजिंग जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डेफिनेट साइन ऑफ इंक्रीजिंग वेलफेयर सिटीजन। कह रहा है कि जब जीडीपी बढ़ रहा है तो ये डेफिनेट सी बात है, वेलफेयर हो रहा है लोगों में। अब मुझे बताइए, अमेरिका इतना ज्यादा जीडीपी लेके बैठा है 21 से लेकर 25 ट्रिलियन डॉलर तक, क्या वहां सारे वेलफेयर हो रहा है? किसी का नुकसान नहीं हो रहा, गुर्बत नहीं है? तो ये तो गलत है। जीडीपी बढ़ने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वेलफेयर डेफिनेटली हो रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वन इज रॉन्ग। जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज स्प्रेड इवनली अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक डोमेन्स। कह रहा है हर इकोनॉमिक डोमेन में बराबर बराबर जीडीपी बढ़ा रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ रहा है उतना ही, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है उतना ही, टर्शरी भी बढ़ रहा है उतना ही। तो ये रॉन्ग है। तो चाहे करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो दोनों ही रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, नाइदर वन और नॉट टू। नेक्स्ट, increase is absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development। ये कुछ क्वेश्चन में गलती है, कुछ पूरा रह गया है ये। increase is absolute and increase in absolute and per capita real GDP not connote a higher level of economic development। ये कुछ क्वेश्चन गलत है, टाइप गलत हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यार अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन टैक्सेशन सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के रिलेटेड ये सवाल कंसीडर करिए। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड प्राइमरीली इंपैक्ट इंडिविजुअल्स। कह रहे डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, हायर इनकम वालों पे हायर टैक्स लगता है, लोअर इनकम वालों पे लो लगता है या लगता ही नहीं है, तो सही है। व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव एंड देयर इंपैक्ट इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स, ये भी बिल्कुल सही है। An advantage of direct taxes is the certainty it provides both taxpayers and the government regarding the amount to be paid and collected। तो दो ऑप्शन आ गए, एक तो ये आ गया कि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव है, दूसरा एडवांटेज डायरेक्ट टैक्सेस ये है कि इट प्रोवाइड्स बोथ टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट सर्टेनिटी होता है कि मुझे कितना पे करना है टैक्स को। दोनों सही है। तो पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा सी, बोथ 1 and 2। हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल है। which of the following is correct definition of unemployment rate in a economy। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन सही है? नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। कितने लोग काम नहीं करे, डिवाइड करो पॉपुलेशन पे। नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब्स। नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर लुकिंग फॉर द जॉब्स डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। एंड डी, number of people who are not working and are looking for jobs divided by the total number of people who are working or looking for the jobs। तो ये सही करेक्ट डेफिनेशन है। टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड नहीं कर सकते। सारी पॉपुलेशन में थोड़ा वर्क ढूंढ रहे हैं लोग, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कोई जॉब करना ही नहीं चाहता, कोई फिजिकली एबल नहीं है। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट होता है उन लोगों में से जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनमें से जितने लोग होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होता, उसी को अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट। नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग and are looking for jobs divided by the total number of people who are working or looking for jobs। Next question. The term golden handshake is related to which of the following? Golden handshake का क्या मतलब है इकोनॉमी की टर्म्स में? Collaboration between two blue chip companies, a generous severance package to those who lose their job। जिन लोगों का जॉब चली जाती है तो उनको जाने से पहले एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है, 2-3 महीने की सैलरी, सेवरेंस पैकेज कहते हैं वो। या फिर कोलैबोरेशन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स ऑफ अ कंपनी। नो। डी, एन इकोनॉमिकली फेवरेबल ट्रेड डील बिटवीन टू कंट्रीज। तो उसका सही आंसर है पी। जब भी किसी को जॉब की नौकरी जाती है तो उसको कहते हैं भाई आप 3 महीने की पे ले लो क्योंकि हम आपको जॉब नहीं रख पाए। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होता है, तो कहते हैं सेवरेंस पैकेज। सेवर करना होता है काटना, तो सेवरेंस पैकेज की भाई तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हें निकाल रहे हैं और तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं। जनरली कंपनियां करती हैं कि केस पूछना हो जाए उनके ऊपर। The following statement, inequality is measured using the Kuznets curve। तो inequality yes मेजर की जाती है Kuznets curve के थ्रू। नहीं, इसमें एक्चुअली ये दिखाता है रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड इट शो द रिलेशन बिटवीन जीडीपी इंक्रीजिंग या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंग वर्सेस इनइक्वालिटी।
कह सकते हो कि कैलकुलेट होती है एग्जैक्टली तो इनइक्वालिटी, डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी लॉरेंस कर्व में होती है, बट हाँ इनइक्वालिटी गुजर कर भी शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड जीडीपी। व्हेन द वैल्यू ऑफ जीनी कोएफिशिएंट इज 1 इट इंडिकेट्स परफेक्ट इक्वालिटी। एक्चुअली गिनी कोएफिशिएंट एक कोएफिशिएंट है जो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी बताता है। उसका 1 होने का मतलब है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी और 0 होने का मतलब है एब्सोल्यूट या फिर परफेक्ट इक्वालिटी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला सही है, आंसर हो जाएगा 1 ओनली। दोस्तों ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सिचुएशनल पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज, सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी जनरली काज्ड बाय सडन क्राइसिस और लॉस एंड इज ऑफन टेम्परेरी। ऐसी पॉवर्टी जो कोई लॉस या नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो जाए बट टेम्परेरी होती है, उसके बाद वो रिकवर कर जाते हैं। किसी इंसान का पूरा घर टूट गया खुदा ना खास्ता, या फिर वो टेम्परेरीली उसकी सारी चीजें बर्बाद हो गई, अल्लाह रहम करे, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। Poverty that persists because of internal psychological factors driven by financial issues. No. Poverty that is caused by violent and unhealthy environment because of overcrowding. No. Poverty due to your less job opportunities, less access to services, less support for disabilities and quality education. तो इसका आंसर है A. Situational poverty हो गया A. Next question. With reference to crypto tax in India, consider the following. Cryptocurrency पे टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, VDA. पहले any income from the transfer of any virtual asset is taxed at the rate of 30% with deduction or exemptions. कह रहे हैं कि जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, चाहे आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, चाहे आपके पास नॉन फंजिबल टोकन है, इसमें जो भी आप इनकम बनाते हो बेच के इसको, उस पर 30% का टैक्स लगता है। ये सही है। दिस टैक्सेशन regime would apply to the gifting of digital assets as well. तो ये भी है। Till now there is no law in India to define term virtual digital asset. ये भी गलत है, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट फाइनेंस बिल 2022 में एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो आंसर 3 इज रॉन्ग, तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली, बी। चर्निंग पुअर इज कैटेगरी ऑफ पुअर डिफाइंड एज। चर्निंग पुअर कौन है? People who are always or usually poor but may sometimes have a little money. People who regularly move in and out of poverty. People who are rich most of the time but may sometimes have a lack patch of bad luck. None of the above. The answer is B. People who move in and out of poverty regularly. B is the correct answer. कॉपीराइट वाला तो इकोनॉमी का नहीं सवाल है, इसको छोड़ो। हाँ जी, कह रहा है कि which of the following सेंट्रल टैक्सेस फॉर्म पार्ट ऑफ सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस फॉर द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हम जानते हैं आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का काम है ये बोलना जो टैक्सेस सेंटर ने कलेक्ट किए हैं वो टैक्सेस कौन से टैक्सेस हैं जो बांटने चाहिए स्टेट्स को, तो कहते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। कह रहा है इनमें से कौन कौन से टैक्सेस डिविजिबल हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी, सरचार्ज कलेक्टेड बाय सेंटर। तो ये बात देख लीजिए, इनमें से सिर्फ दो ही टैक्स हैं, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स, जो सेंटर को बांटने होते हैं, देने होते हैं स्टेट्स को। इंटीग्रेटेड जीएसटी और सरचार्ज वगैरह नहीं देना होता स्टेट्स को। तो आंसर आ जाएगा ए, 1 and 2 ओनली। Which of the following conditions support the quantitative restrictions regime followed by India to protect the domestic industries? कह रहे हैं इनमें से कौन से वो रिजीम है, वो चीजें हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया फॉलो करता है। पहला है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स। अगर टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो वो प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीजें की जाती हैं जिससे इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है? तो रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स अगर करोगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो उससे तो इंडस्ट्री प्रोटेक्ट नहीं होगी, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो 1 इज रॉन्ग। दूसरा है इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। अगर आप इंपोर्ट लाइसेंसिंग करते हो उससे इंपोर्ट मुश्किल हो जाएंगे करने। इंपोर्ट आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा है। अगर इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस होना जरूरी तो कम लोग कर पाएंगे या फिर लोगों को डिफिकल्टी होगी लाइसेंस बनाने में, तो सेकंड इज ट्रू, यस। 3 रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी आप रिमूव कर दोगे
तो उससे डेफिनेटली जो है इंडस्ट्रीज प्रमोट होंगी, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं है, तो इसका आंसर बी आएगा, 2 ओनली। हालांकि 2 एंड 3 होना चाहिए था रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी से, बट इस क्वेश्चन के तहत आंसर इज बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following statement regarding quantitative easing are correct? quantitative easing के related क्या क्या correct? It is an instrument of expansionary monetary policy to stimulate demand। कह रहा है कि डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉडल है, ये सही है। इट कैन लीड टू हायर फ्यूचर इन्फ्लेशन, जब आप बहुत पैसा मार्केट में बेचते हो तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, अगर डिमांड बढ़ती इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, तो सही है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी क्लोज टू जीरो, तो ये तब भी यूज किया जा सकता है जब इंटरेस्ट बहुत कम है, तब भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन इससे चूज करने के लिए बोला, तीनों ही करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग खराब हो गई यहाँ से मैच की। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, कंपोनेंट इंक्लूडेड विद कैलोरी डेफिसिट, हाँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। जैसे फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स ऑल कैपिटल रिसीट्स, नो, थोड़ा मिसमैच है, इसको पढ़ना मुश्किल है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। एक पॉवर्टी क्लॉक बनाई गई है वर्ल्ड लेवल पे, बाई, इसका मैं बताता हूँ आपको। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक, नो इट हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड डेटा बैंक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया है ये पॉवर्टी क्लॉक, वर्ल्ड बैंक ने बनाई। हालांकि पॉवर्टी के मैक्सिमम इंडिकेटर्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, चर्निंग पुअर, ये सब वर्ड, या फिर लर्निंग पुअर पॉवर्टी, ये सब वर्ल्ड बैंक के क्रिएटेड है, तो इंसान को कंफ्यूजन हो सकती है, शायद वर्ल्ड बैंक नहीं बनाया, तो ये वर्ल्ड डेटा बैंक ने बनाया, वर्ल्ड बैंक ने, तो पहला गलत है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम पॉवर्टी एस्टिमेट्स अंटिल 2030 फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि हर कंट्री में कितनी पॉवर्टी हो सकती है 2030 तक, उसके रिलेटेड रियल टाइम एस्टिमेट बताता है, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पूछा करेक्ट क्या है, तो करेक्ट क्या आ जाएगा, 2 ओनली। नेक्स्ट सवाल, which of the following is are the objectives of debt management strategy of the government of India? debt management होता है अपने लोन और उधार को मैनेज करना। कह रहा है कि डेट मैनेजमेंट के लिए क्या है कि टू मोबिलाइज बोरोइंग्स एट लो कॉस्ट व्हाइल कीपिंग द रिस्क एट प्रूडेंट लेवल। कह रहा है सरकार बोलती है कि अपने डेट को ज्यादा ना बढ़ाने के लिए हमें हमेशा उन जगहों से बोरो करना चाहिए जहां पर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, तो डेट भी कम बनेगा, सही है। टू मेंटेन अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेट स्ट्रक्चर सो एज टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ वेल फंक्शनिंग डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट क्या होता है, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, लोग पैसा देते हैं, उससे इंसान काम करता है और जनता को रिटर्न देता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, करेक्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बिल्कुल सही है। Which of the following can help reduce current account deficit? current account deficit क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ते हो तो जब आप एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, तो डेफिसिट होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होते हैं तो बैलेंस्ड होता है, जीरो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होते हैं तो सरप्लस कर होता है। तो कह रहा है किन चीजों से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो, तो एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से आपको फायदा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने में, तो पहला गलत है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से डोमेस्टिक में हायर इंटरेस्ट रेट होता है, वो सही है। और रिमूविंग बॉटलनेक्स इन द सप्लाई चेन, इससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज होता है, बट पहले वाले से नहीं होता। अगर पहले वाले को रिमूव कर दोगे तो रह जाएगा 3 ओनली या 2 एंड 3 ओनली, तो आंसर इज 2 एंड 3 ओनली। The following recent correctly describes the flying geese modern economics। जापान जो है वो न्यूज में रहा था, उसके रिलेटेड है ये। A model wherein group of countries develop economically by following a country with capital technology and managerial know-how। अब पूरे ऑप्शन जरा पढ़ लो, मैं बोल बोल के थोड़ा थक गया हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। A model wherein a group of countries develop economically by specializing in avionics sector, a model which provides solution to rapidly rising inflation, a model which provides solution to deflation through more non-repayable money ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर ए है, एक ऐसा मॉडल जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज कैसे डेवलप करती हैं किसी ऐसी कंट्री को फॉलो करके जिसके पास कैपिटल भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो और मैनेजरियल नो हाउ भी हो। मैनेजरियल नो हाउ का मतलब कैसे मैनेज करना है चीजों को, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो पहली ये बेसिकली
जापानीज इकोनॉमिस्ट है, नाकामोतो या यामासोतो करके कुछ नाम था उनका, ये 1960 का मॉडल, इसी के बेसिस पे जापान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला पाया था लेटर स्टेज पे, पहले भी किया था उन्होंने। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कह रहे AIIB में कौन से ऐसे ग्रुप है जिसमें चारों के चारों AIIB के पार्ट है? मैक्सिको, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, इंडिया। ये मैक्सिको तो नहीं है, जापान तो है, इंडिया भी है, बट मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स फुल टाइम मेंबर नहीं है। कनाडा, मैक्सिको, नेदरलैंड्स, अगेन मैक्सिको है तो नहीं होगा। नेदरलैंड, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, अगेन जापान भी है, इंडिया भी है, बट यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। फिर अगर लास्ट न्यूजीलैंड, यस है, इंडिया यस है, अफगानिस्तान यस है, नेदरलैंड्स है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। मेंबर्स आप एक बार देख लेना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कौन कौन क्या क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कॉर्पोरेशन, AIIB, सबके कौन मेंबर्स हैं। Which of the following correctly gives the definition of hot money? गर्म मनी, जलता हुआ मनी। हॉट हॉट मनी जरूर आपने सुना होगा, ये शेयर मार्केट के टर्म में यूज किया जाता है। इट रेफर्स टू फंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय इन्वेस्टर्स हु एक्टिवली सीक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। हॉट मनी का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाया जा सके। इट खैर इसका यही आंसर है, ए ही है। इट रेफर्स टू द डोमेस्टिक करेंसी व्हिच इज अंडर एनफ प्रेशर ऑफ डेप्रिसिएशन। नो। इट इज इंटरनेशनल करेंसी इन व्हिच द हाईएस्ट फेथ इज शोन इन एंड इज नीडेड बाय एवरीवन इकोनॉमी। नो। इट रेफर्स टू द मोस्ट वोलेटाइल शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। नो। ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा पैसा जिसमें शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मिलते हैं, और ये वो लोग लगाते हैं जिनको शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए होते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following statement best describes the concept of crowding in effect in the context of government expenditure? Crowding in और crowding out दो मतलब हैं। Crowding out का मतलब होता है जब सरकार खुद ही सारा पैसा उठा ले मार्केट से, प्राइवेट सेक्टर को छोड़े ना, उसको कहते हैं crowding out। बट ये पूछ रहा है crowding in क्या है? Crowding in का मतलब होगा ऐसे टर्म्स, ऐसे कंडीशन जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसा लगाए। Crowding out जिससे प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए ही नहीं। So government expenditure resulting in benefits to a large number of people, government expenditure to address the problem of excess population, government expenditure to tackle downsides, government expenditure resulting further inflow of private investment. So D is the correct answer. तो इसी के साथ हमने आज के 50 क्वेश्चन खत्म किए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत आंसर मैंने दे दिया या किसी का इंप्रूवमेंट होने चाहिए, कोई डाउट है तो डू आस्क मी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगले 50 क्वेश्चन भी हम जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को इससे फायदा हुआ तो आप कमेंट्स में डालो कि सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो हम डेफिनेटली सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स टेस्ट सीरीज वगैरह के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को भी इसको उससे फायदा उठाना तो उठा सकता है। थैंक यू सो मच।